Hello, students. Welcome to Bioruminates. And today, the topic of discussion is intergenic interactions from the chapter Principle of Inheritance and Variation. So, let us take a glance at the content of the topic, which includes gene interaction, epistasis, duplicated gene interaction, inhibitory gene interaction, and polygenic traits. So, as we have discussed in the previous lectures, gene interaction can be of two types. It can be intragenic interaction or it can be intergenic interaction. For those who don't know what is intragenic interaction, you have to look towards the previous videos and link will be given in the description box. And today we will only discuss about the intergenic interaction. So, इंटरजेनिक इंटरेक्शन से क्या मतलब है कि आपके जो दो डिफरेंट जीन्स हैं जिनकी लोकेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे डिफरेंट है वो भी आपस में इंटरेक्ट करके किसी सिंगल ट्रेट को इफेक्ट करती होंगी। ऐसी इंटरेक्शंस को हम कहते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन। बेसिक बात जो याद रखने वाली है कि उनकी लोकेशन डिफरेंट है ऑन द क्रोमोसोम्स। जब हमने अलील्स की बात की थी तो दे वर लाइंग ऑन द सेम लोकस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बट इन द केस ऑफ योर इंटरजेनिक इंटरेक्शंस आपके जीन्स की लोकेशन बहुत डिफरेंट हो सकती है, फिर भी वो एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे। और जो जीन इंटरेक्शन है इट इज़ बेसिकली डिस्टॉर्टमेंट ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट वॉज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय बेटसन एंड प्यूनेट इन 1906 जब उन्होंने क्रॉसिंग की होमोजाइगस वाइट फ्लावर्ड प्लांट की विद द होमोजाइगस पर्पल फ्लावर्ड प्लांट फ्रॉम द स्वीट पी। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि आपकी जो फर्स्ट F1 जनरेशन है उसमें जितने भी फ्लावर्स आ रहे हैं वो पर्पल कलर फ्लावर ही हैं, बट अगर आप सेल्फिंग करके इस F1 जनरेशन की F2 जनरेशन को ऑब्जर्व करोगे तो आपकी जो रेशो है इट वॉज शिफ्टेड टू 9:7 रेशो, विच इज़ अ डिस्टॉर्टमेंट फ्रॉम द सिंपल रेशो ऑफ 9:3:3:1। तो इसका क्या रीज़न था? इसके रीज़न को अगर आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे समझना है तो आप डाउनवर्ड एक फिगर दी गई है उसकी तरफ देखिए। आप ये समझिए कि दो एंजाइम हैं जो पर्पल कलर्ड पिगमेंट बनाने के लिए हेल्प करते हैं। दोनों में से अगर कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका इंटरमीडिएट भी कलरलेस है और प्रिकर्सर भी कलरलेस है, मतलब वाइट ही कलर आएगा। तो दोनों का होना ज़रूरी है, दोनों की डोमिनेंट कंडीशन का होना ज़रूरी है पर्पल कलर पिगमेंट बनाने के लिए। तो इसकी वजह से क्या है कि जब आपके F2 जनरेशन में गेमीट सेग्रीगेट हुए होंगे तो 9:7 की रेशो इसलिए आई क्योंकि 9 आपकी वो रेशो है जिसमें C भी कैपिटल फॉर्म में प्रेजेंट है और P भी कैपिटल फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब दोनों ही होमो आपके डोमिनेंट कंडीशंस में प्रेजेंट है। अगर दोनों में से कोई एक भी रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा जैसा आपका होमोजाइगस रिसेसिव के केस में आता था, क्योंकि दोनों का एडिटिव इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। बोथ ऑफ द जीन्स आर वर्किंग इन अ कॉम्प्लीमेंट्री मैनर, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सेम यहाँ पे आपको प्यूनेट स्क्वायर में भी शो किया गया है कि इनिशियली जब आपने सेल्फिंग की है अगर आप दोनों वाइट फ्लावर्स भी ले रहे हैं तब भी आपके पास एक पर्पल कलर फ्लावर आ गया हुआ है। ये देखो एक डिफरेंट देखने के लिए बात है, क्योंकि मान लो एक किसी वाइट कलर्ड फ्लावर के पास कैपिटल C प्रेजेंट था, किसी दूसरे वाइट कलर्ड फ्लावर के पास कैपिटल P प्रेजेंट था। जब वो दोनों कॉम्बिनेशन में आ गए तब उन्होंने आपको पर्पल कलर्ड फ्लावर दिया। उसके बाद जब आपने उसी पर्पल कलर्ड फ्लावर की आपने दोबारा से क्या की, सेल्फिंग की, तो उस केस में आपको 9:7 की रेशो मिली, जिससे ये पता चला कि दोनों ही जीन्स का साथ में होना ज़रूरी है टू गिव अ डोमिनेंट इफेक्ट, टू गिव अ पर्पल कलर। सो दिस वॉज द फर्स्ट एनकाउंटर विद द जीन इंटरेक्शन जिसको देखा था बेटसन एंड प्यूनेट ने, और डिस्टॉर्टेड रेशोज को स्टडी करके उन्होंने ये डिफाइन किया कि देयर इज सम इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट traits which are or different genes which are under the study. So this is about the gene interaction. Now, before discussing about different type of the intergenic interactions, I want you to take a quick look towards the dihybrid cross. Suppose we have considered a dihybrid cross. We have two traits, capital A and capital B, which is dominant over the small a and small b respectively. So we in F1 generation we are doing selfing between heterozygous dominant traits of both A and B. And what were the results in the F2 generation? See, we were getting 9 dominant phenotypic trait in which both A and B were dominant, and then we were getting the 3 traits
in which only one, say A, is dominant but B is in the recessive condition. Then we were getting three traits in which we have B in the dominant form but A in the recessive condition, and only single phenotypic effect in which both A and B were present as the homozygous recessive condition. So this was the normal dihybrid cross and the ratio was 9:3:3:1. So now after discussing about the general dihybrid cross, we will see different variants of the gene interaction, and the first very important one is epistasis. Epistasis is a term used when a genotype at one locus interact and affects the outcome of genotype at another locus. सो जीन इंट्रैक्शन के लिए भी हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि नॉन एलीलिक जीन्स जो है वो आपस में इंट्रैक्ट करके किसी के एक्सप्रेशन को इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो एपिस्टेसिस होने की यहाँ पे तीन कंडीशंस दी गई हैं। एक या दो डिफरेंट लोकाई आपस में एक तो इंट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशन इज allele at one locus mask effect of allele at other loci. And the third condition is allele at one locus modifies the effect of allele at other loci. अब आप ये सेकेंड और थर्ड पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझो। आपका मास्किंग इफेक्ट भी हो सकता है और मॉडिफिकेशन इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि आपका कोई जीन जिसको सिर्फ अपने ही होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट के ऊपर डोमिनेंट होना चाहिए था, वो किसी और जीन के ऊपर भी इफ़ेक्ट शो कर रहा है। आइदर वो उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा या वो उसके एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर देगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या, जो आपने डाईहाइब्रिड केस में रेशो पढ़ी है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी और आपके पास मॉडिफाइड फिनोटिपिक रेशियोज जो हैं वो देखने को मिलेंगी। और वो मॉडिफिकेशन कैसी होती है वो हम अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वो वेरिड फिनोटिपिक रेशियोज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस केस ऑफ द एपिस्टेसिस, जिस जीन का एक्सप्रेशन मास्क हो जाता है उसको हाइपोस्टैट कहते हैं, और जो जीन एक्सप्रेशन को मास्क करता है उसको एपिस्टैट कहते हैं। सो दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ एपिस्टेसिस. Now we will discuss about the different type of epistasis. First is your dominant epistasis and another is your recessive epistasis. सो अब नाम से ही पता है कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस के केस में आपका कोई डोमिनेंट जीन होगा जो दूसरे के एक्सप्रेशन को मास्क करता होगा, जबकि रिसेसिव एपिस्टेसिस में आपका कोई रिसेसिव जीन होगा जो दूसरे किसी जीन के एक्सप्रेशन को मास्क या मॉडिफाई करता होगा। Or in simple words, we can say if a dominant allele of a trait is occurring as a epistat, then it is a dominant epistasis. And when recessive allele of a trait is acting as a epistat, then it is a recessive epistasis. So let us talk about the dominant epistasis. As you see in the slide, in this case, the ratio is modified from 9:3:3:1 to 12:3:1. And what is happening here, your two ratios 9 plus 3 are giving the similar effect. Now how this happens, as you see capital A is shown to be dominant over small a, as in case of the dihybrid case, but in case of the dominant epistasis, this capital A is also dominant over the capital B, whereas this capital B is only dominant over the small b. अब इसका लेमन टर्म में अगर हम मतलब समझें तो क्या है, अगर कैपिटल A प्रेजेंट है तो स्मॉल a अपना एक्सप्रेशन नहीं दे सकता, अगर कैपिटल A प्रेजेंट है तो कैपिटल B भी अपना एक्सप्रेशन नहीं दे सकता। इसका क्या मतलब है, कैपिटल B अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो इंडिविजुअली प्रेजेंट है या जब आपका ए जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है। सो ड्यू टू दिस आपके पास क्या होगा कि कैपिटल ए और कैपिटल बी की प्रेजेंस से जो इफेक्ट आ रहा था दैट विल बी सिमिलर टू द दैट केस ऑफ द कैपिटल ए एंड स्मॉल बी। इसका क्या मतलब है कि अब आपका कैपिटल ए अपने आप को इतना ओवर एक्सप्रेस कर रहा है या वो कैपिटल बी के एक्सप्रेशन को ऐसे मास्क कर दे रहा है कि जो कैपिटल ए और बी का कंबाइंड इफेक्ट आना चाहिए था 9, वो
एग्जैक्टली ऐसा आ रहा है जैसा कैपिटल ए का इंडिविजुअल इफेक्ट आता था। मतलब आपकी 9+3 जो है वो रेशियो मर्ज होके 12 बन गई है, और कैपिटल बी अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब स्मॉल ए या फिर आपका ए जो है वो हेटेरोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होगा। अब ऐसा कब होता है? अगर हम इसे एंजाइमेटिक पाथवे के थ्रू देखें तो ऐसा तब होता है जब दो कॉमन जो आपके एंजाइम्स हैं या जीन्स हैं वो किसी कॉमन सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो अगर ए की एफिनिटी उस सबस्ट्रेट के लिए ज़्यादा है बी से, तो इसमें क्या होगा कि बी सिर्फ तभी उस सबस्ट्रेट से बाइंड कर पाएगा अगर ए एब्सेंट होगा। जब भी ए प्रेजेंट है तो बी अपने एक्सप्रेशन को शो ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपके पास डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रिजल्ट आएगा, जिसमें रेशो विल बी शिफ्टेड फ्रॉम 9:3:3:1 to 12:3:1. Now your recessive epistasis is exact opposite to that of your dominant epistasis. In this case, your ratio shifts from 9:3:3:1 to 9:3:4. तो यहाँ पे आपका जो एंड में 3+1 है वो मर्ज होके आपको 4 मतलब एक ही जैसा रिसेसिव ट्रेट जो है वो शो करेगा। अब इसे समझने के लिए आप फिगर में देखिए ऐसा कब होगा। अगर आपका कैपिटल ए जो है वो नॉर्मली जैसे डोमिनेंट होता है वो स्मॉल ए के ऊपर डोमिनेंट है, बट अब आपका जो स्मॉल ए है वो रिसेसिव ट्रेट है, बट फिर भी वो कैपिटल बी के ऊपर डोमिनेंट है, जबकि कैपिटल बी जो है वो स्मॉल बी के ऊपर डोमिनेंट है। तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन क्या है कि एक रिसेसिव ट्रेट किसी डोमिनेंट ट्रेट के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है जो किसी और लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा, आपका जब स्मॉल ए प्रेजेंट होगा तो उसके साथ अगर कैपिटल बी भी प्रेजेंट है, मतलब बी अगर अपनी डोमिनेंट फॉर्म में भी प्रेजेंट है, तब भी वो वैसा ही इफेक्ट देगा जैसा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में स्मॉल बी इफेक्ट देता है। इसके अलावा आपका जो कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं जब वो साथ में प्रेजेंट होंगे तब वो एक डिफरेंट फिनोटिपिक इफेक्ट देंगे, और कैपिटल ए इंडिविजुअली एक डिफरेंट फिनोटिपिक इफेक्ट देगा। इसकी वजह से रेशियो जो है इट विल शिफ्ट फ्रॉम 9:3:3:1 to 9:3:4, because in this case a recessive gene that is small a is masking the effect of capital B and making it similar to the expression as that of the homozygous recessive condition. Now if we look toward the biochemical pathway, तो रिसेसिव एपिस्टेसिस के केस में क्या हो रहा है, आपके पास एक सबस्ट्रेट है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है एंड देन एक फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो कैपिटल ए है वो पहले एक्ट कर रहा है उस पाथवे में, और कैपिटल बी जो है वो बाद में एक्ट कर रहा है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर स्मॉल ए प्रेजेंट होगा तो मतलब इंटरमीडिएट ही फॉर्म नहीं होगा, और अगर इंटरमीडिएट ही नहीं बनेगा तो बी को एक्ट करने के लिए सबस्ट्रेट ही नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि ए के एक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बी के लिए सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा है। दैट इज़ वाई प्रेजेंस ऑफ कैपिटल ए is very important for expression of capital B, means recessiveness or absence of one character is affecting the outcome of another character in case of the recessive epistasis. That is why ratio is shifted from 9:3:3:1 to 9:3:4. Next modification in case of the gene interaction is your duplicated genes. So duplicated genes are the one in which your genes are traditionally duplicated throughout the evolution, and both of the genes are affecting the outcome of a single traits. So these duplicated gene interaction can be dominant duplicated gene interaction, or it can be recessive duplicated gene interaction. So let us take a look towards the dominant duplicated gene interaction. As you see in this slide, in case of the dominant duplicate gene interaction, your normal Mendelian ratio is shifted from 9:3:3:1 to 15:1. It means that your capital A and capital B, when they are present together, then they are also giving the same effect. If capital A is present individually, then also it is giving the same effect, and if capital B is present individually, then also they are giving the same effect. So means A and B separately have the cumulative effect as that of the A and B together, and the single chance of getting a recessive trait is when your both A and B are present in homozygous recessive condition. So this is your duplicated gene interaction.
Now, what is the condition for a duplicated gene interaction? So, as you see in this figure, substrate is converted to product and two different genes or enzymes are acting on it, A and B, and both have same tendency to act on it to convert substrate to product. So, either A or B can perform the same action. That is why absence of any of them will not hamper the action of product formation. That is why your ratio is 15:1 in case of the duplicated gene interaction when dominance is occurring as it most. Next is your recessive duplicate interaction. In this case, ratio shifts from 9:3:3:1 to 9:7. So what is the condition? In this case, your A and B have dominant effect only when they are present together, and absence of either of the dominant trait will give effects same as that of a recessive trait. So होगा क्या कि अगर आपका कैपिटल ए और बी साथ में प्रेजेंट है तब तो आपके पास एक डोमिनेंट ट्रेट उठ के आएगा, बट कैपिटल ए और बी में से अगर कोई भी एब्सेंट होगा तो आपको वो वैसा ही इफेक्ट देगा जैसा आपको होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में मिलता था जब आपका स्मॉल ए और स्मॉल बी प्रेजेंट होते थे। तो इस केस के लिए आपकी क्या कंडीशन है कि आपके पास दो सबस्ट्रेट हैं और उनके ऊपर इंडिविजुअली एंजाइम ए और बी एक्ट कर रहे हैं, और जब वो दोनों इकट्ठे एक्ट करेंगे तभी आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो दोनों में से अगर कोई भी एक आपके पास एंजाइम एब्सेंट है और सबस्ट्रेट्स दोनों प्रेजेंट हैं तब आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। सो इन दिस केस योर रेशियो विल शिफ्ट फ्रॉम 9:3:3:1 to 9:7. Now, after discussing all type of your duplicated and epistatic interactions, we have last sort of interaction which is known as inhibitory gene interaction. In this, your ratio shifts from 9:3:3:1 to 13:1. So, as the name suggests, in case of the inhibitory gene interaction, one gene is inhibiting the action of another gene. Say in this case, B is inhibiting the action of capital ए। इसका क्या मतलब है कि आपके पास बी जो है वो ए के एक्शन को इनहिबिट कर रहा है और उसका सिर्फ उतना सा ही फंक्शन है, उसका खुद का कोई फिनोटाइपिक इफेक्ट नहीं है। तो ए अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब वो इंडिविजुअली प्रेजेंट है, जब उसके साथ बी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है। तो आपकी रेशियो जो है वो 13:3 इसलिए आ रही है क्योंकि आपका 9 and 1 and 1 3 are giving the same sort of result as that of your homozygous recessive, क्योंकि B का अपना कोई फंक्शन नहीं है और A तब तक अपना कोई फंक्शन शो नहीं कर सकता जब तक उसके साथ B जो है वो डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है। और ऐसा कब होगा? अगर आप एक एंजाइमेटिक पाथवे के थ्रू इसको देखिए तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर A इम्पॉर्टेंट है तो अगर B वहाँ पे साथ में डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है तो वो A के एक्शन को इनहिबिट कर रहा है। इसका क्या मतलब है? B का अपना इंडिविजुअल कोई भी इफेक्ट नहीं है, बी का काम सिर्फ इतना है कि वो ए के एक्शन को इनहिबिट करेगा। सो व्हेन एवर बी विल बी प्रेजेंट then action of A will be inhibited and A will express only when it is present alone. So your ratio shifts from 9:3:3:1 to 13:1 in case of the inhibitory gene interaction. So last concept जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है आपका polygenic interaction. In case of polygenic interaction, a phenotypic character is determined by additive effect of two or multiple genes for a single trait. So you will see a continuous variation in the phenotypic character. तो आप इसे फिगर से समझिए, आपके पास ट्रेट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो डिसकॉन्टिन्यूस हैं या वो कॉन्टिन्यूस हैं। डिसकॉन्टिन्यूस ट्रेट्स वो हैं जो आपके मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने पढ़े थे, दैट इज़ योर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आइदर टॉल और ड्वार्फ। अब आपके कॉन्टिन्यूस ट्रेट्स जो है वो आफ्टर मेंडेलियन वर्क है। कॉन्टिन्यूस ट्रेट्स कैसे होंगे? जब आपको एक ट्रेट के लिए बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं वो फिनोटिपिक वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, स्किन पिगमेंटेशन इन केस ऑफ द ह्यूमन इज़ अ पॉलीजेनिक ट्रेट। इसके अलावा आपका मिल्क ईल्ड इन केस ऑफ द काउ इज़ ऑल्सो अ पॉलीजेनिक ट्रेट्स। सो मल्टीपल अलील्स आर इफेक्टिंग द पॉलीजेनिक ट्रेट्स और उनका आउटकम जो है वो सबके एडिटिव इफेक्ट से मिलता है। एंड जो आपके पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं इनका जो आउटकम है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द क्यूटीएल्स। क्यूटीएल्स आर द क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई। मतलब क्या है? आपके जो भी जीन्स इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को इफेक्ट कर रहे हैं
उनकी लोकेशन जो है वो बहुत डिफरेंट लोकाइज पे प्रेजेंट है इन अ जीनोम। जब आप किसी डिसकॉन्टिन्यूस करेक्टर को पढ़ते थे देन यू हैव नोन कि आपके पास एलीली कॉम्बिनेशन में ही जीन्स प्रेजेंट है, बट इन केस ऑफ द पॉलीजेनिक इंटरेक्शन multiple genes are present in the different location which are known as quantitative trait loci in the genome which are affecting the polygenic inheritance. So with this we are done with another important component of the principle of inheritance, that is your intergenic interaction. I hope this session was informative for all of you, and for next session we will meet soon, and I hope that Bioruminate is solving all of the questions you have in your mind. Thank you so much.